गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने जो है 9th क्लास साइंस का जो लेसन है गति यानी कि मोशन वो शुरू किया हुआ है, और उसमें भी हमने जो है हमारे जो पाठ्य पुस्तक के और अभ्यास के प्रश्न हैं उनका जो है विस्तार से विश्लेषण शुरू किया हुआ है। हम उनको समझ रहे हैं। तो बीच में जो है हमारे पास कुछ गति के समीकरण आएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा हम एक वीडियो अलग बनाते हैं इसमें गति के समीकरण क्या होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, और ये जो गति के समीकरण हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और पेपर में मोस्टली आते हैं, 100% आते हैं। इसलिए इनको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए और कॉपी में बार बार लिख के देखिए। आप आगे बड़ी क्लास में जाओगे तब भी ये आपके सामने खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए इसको अभी जो है सॉल्यूशन में ले लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में भी जो है आपके मार्क्स कम ना हो, और जब आप साइंस साइड पढ़ोगे तो बाद में आपको समझने की भी ज़रूरत ना पड़े। आपके जो है हर पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। यह आपका अपना ही चैनल है, आप इसको प्रमोट कीजिए, आपके लिए बनाया गया है। तो बिना देरी किए चलो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो लेसन है गति के समीकरण। गति आपको पता ही है हमारे पास, तो पिछले वीडियो में हमने गति के ऊपर पूरा जो है विस्तार से वर्णन किया था। तो जैसा कि गति के समीकरण के बारे में हम बात करेंगे, तो गति होती क्या है वो आपको हमने पहले वीडियो में समझा दिया। अब बात आती है समीकरण की। समीकरण क्या होती है? जैसे हम मान लो केमिस्ट्री की बात करते हैं, रसायन विज्ञान की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं या मैथ में करते हैं। समीकरण जैसे हम कैसे लिखते हैं, x + y = 3 या 2x + 4y = 6, ऐसे लिखते हैं ना। जैसे मान लो हम लिख दिया 2x, तो ये भी एक तरह की समीकरण है। क्या है? जब हम किसी भी बॉडी के जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम सिंबल में ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन को हमने H लिख दिया और ऑक्सीजन को O लिख दिया। जब हम दोनों को मिलाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाते हैं, तो पानी बन जाता है। तो हम उसको क्या लिखते हैं? समीकरण के रूप में लिख देते हैं। तो इसी तरह हमारे गति के भी समीकरण है, और वो 3 समीकरण हैं, तो उनको हम गति के रूप में लिख देते हैं। तो किस तरह से हम उनको लिखते हैं, तो वो आज हम आपके सामने समझेंगे किस तरह से आप उसको करोगे। देखिए, गति के समीकरण क्या होते हैं? ऐसे समीकरणों को कहते हैं जो किसी पिंड की स्थिति का मतलब क्या लेंगे आप? उसकी पोजीशन। और पोजीशन क्या होती है हमारी? मतलब जहाँ पे कोई बॉडी खड़ी है वो उसकी पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि दूसरी बॉडी की स्थिति की। मतलब जब हम दूसरी बॉडी की तुलना में करते हैं, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास। जैसे हमारा स्कूल है, आपका अपना स्कूल है, उसकी पोजीशन क्या है? हम कहते हैं भी जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है कुरुक्षेत्र, वो यूनिवर्सिटी के 2nd गेट के पास है, या LNJP हॉस्पिटल है उसके पास है, तो वो उसकी क्या होगी? पोजीशन हो गई। क्या होगी उसकी? वो पोजीशन हो गई। इसके बाद विस्थापन क्या होता है? बताइए, विस्थापन क्या होता है? सोचिए। 2 बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। और वेग, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होता है। 3 पॉइंट हो गए हमारे। और समय से आप बिल्कुल परिचित हो, तो हमारे पास 4 पॉइंट हो गए: स्थिति, विस्थापन, वेग और समय। तो गति के समीकरण ऐसे हैं वो जो इन तीनों के बीच में, खासकर इस तीनों के बीच में संबंध को दर्शाते हैं: विस्थापन, वेग और समय। स्थिति को हम जो है नकार नहीं सकते, स्थिति साथ में रहेगी। वो बॉडी कहाँ पर है, स्थिति का मतलब बॉडी कहाँ पर है, तो वो स्थिति हम मान के चलते हैं। तो गति के समीकरण किसको बोलेंगे? परिभाषा, जो किसी पिंड की स्थिति, विस्थापन, वेग आदि के समय के साथ संबंध बताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? गति के समीकरण बोलते हैं। गति के समीकरणों का स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकता है, वो अलग अलग हो सकते हैं। किसी मतलब वो कई बातों पर निर्भर करता है। किस किस बात पर निर्भर करता है? नंबर 1, गति में स्थानांतरण हो रहा है
या केवल घूर्णन हो रहा है, दो बात तो ये होगी, ठीक है। या फिर दोनों भी हो सकते हैं साथ साथ, भी स्थानांतरण भी हो रहा है और घूर्णन भी हो रहा है। स्थानांतरण का मतलब क्या है, जब बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी जगह बदल लेती है, वो स्थानांतरण हो गया। वर्ड से क्लियर है, स्थान जमा अंतरण, मीनिंग स्थान में अंतर पड़ गया, ठीक है। केवल घूर्णन, घूर्णन का मतलब जब बॉडी सर्कुलर पाथ में, वृत्ताकार पाथ में घूमती है। यह स्थानांतरण और घूर्णन दोनों साथ साथ होते हैं। जैसे हमारे ग्रह होते हैं, प्लैनेट है, उनमें स्थानांतरण गति और घूर्णन गति साथ साथ होती है। एक ही बल काम कर रहा है या कई बल भी काम कर सकते हैं हमारे पास। बल एक भी काम कर सकता है, कई बल भी काम कर सकते हैं। मान लो घर्षण बल भी लग रहा है और जो कोई पेशिया बल भी लग रहा है, कई मतलब बल कई तरह से लग सकते हैं। त्वरण नियत है या परिवर्तनशील है, मतलब वो फिक्स है या बदल रहा है। त्वरण, त्वरण क्या होता है हमारे पास, वेग में परिवर्तन की दर। क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। पिंड का द्रव्यमान स्थिर है या बदल रहा है, जैसे रॉकेट में बदलता है। परंपरागत भौतिकी यानी कि जो क्लासिकल फिजिक्स हमारी में गति के समीकरण इस प्रकार से हम लेते हैं। जो फिजिक्स होती है हमारे पास, तीन फार्मूले हमारे पास गति के। तो हम पहला फार्मूला लेते हैं ये, v बराबर यू जमा ए टी। दूसरा ये लेते हैं s बराबर यू टी जमा 1/2 ए टी की 2। और तीसरा लेते हैं हम ये 2as बराबर वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। अब देखिए हमने कि इसी को समीकरण बोलते हैं, हमने जो है सिंबल में चेंज कर दिया पूरे के पूरे कंपोनेंट। तो इनका मीनिंग क्या है आप देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो s है हमारे पास, क्या है s को हम बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। कई बार दूरी भी ले लेते हैं, जब दोनों बराबर होंगे, विस्थापन और दूरी भी कई बार बराबर भी हो सकते हैं। जब वो स्ट्रेट लाइन में होंगे तो बराबर होते हैं ना। तो s क्या है हमारे पास, विस्थापन। u का मतलब आरंभिक वेग, u का मतलब आरंभिक वेग, मतलब जिस वेग से बॉडी ने शुरू किया है चलना, वो वेग। u का मतलब आरंभिक वेग। और t, सीधा इसे पॉइंट, t का मतलब टाइम लेते हैं। क्या लेते हैं, टाइम। और a त्वरण, a को त्वरण लेते हैं और इंग्लिश में इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, इसलिए हम इसको a कहते हैं सिंबल में। और v अंतिम वेलोसिटी, v क्या है, अंतिम वेग बोलते हैं जिसको। तो ये जो हमारे पास 5 पॉइंट हो गए, s विस्थापन, u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, t समय, a एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो अब चलते हैं हम इनको ग्राफिकली या हम दूसरे तरीके से किस तरह से ड्रा कर सकते हैं, किस तरह से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे हल, ठीक है, फिर ये करेंगे दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला करेंगे। बिल्कुल आसान है, बने रहिए, ध्यान से देखिए। वेग और समय संबंध के लिए समीकरण जब हम करेंगे तो पहले एक बार ग्राफ को समझ लीजिए। ग्राफ में क्या है हमारे पास, ग्राफी या विधि से हम जो है, जो नीचे वाली लाइन है यानी कि जो क्षैतिज लाइन बोलते हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, वहाँ पर हम टाइम लेते हैं। ये क्या लेते हैं, टाइम, t। और जो ये खड़ी लाइन है यहाँ पे हम लेते हैं वेग। क्या लेते हैं, वेग। तो वेग में हम दो तरह से वेग लेते हैं। एक तो लेते हैं जो आरंभिक वेग है, तो जैसे यहाँ दिखाया गया, अभी यहाँ से आरंभिक वेग दिखा रहा है ये। और फिर लास्ट में लेंगे अंतिम वेग यानी कि v लेंगे। क्या लेंगे, v लेंगे। तो यानी कि हमारे पास u, v और t, इसमें 3 पॉइंट लेके चलेंगे। जब हम डिस्टेंस मापेंगे यानी कि दूरी या विस्थापन मापेंगे, तो o से c तक जब मापेंगे, यानी कि x एक्सिस बोलते हैं, नीचे वाली लाइन है जो x एक्सिस की तरफ मानेंगे, तो वो t लेंगे। क्या लेंगे, दूरी t में आ जाएगी। और जब हम वर्टिकल लेंगे तो दूरी हम किस में लेंगे, या तो u में लेंगे या v में लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास देखिए एक तो ये बनता है, क्या ये हमारे पास आयत बनता है। क्या बनता है, आयत। और आयत में लंबाई गुणा चौड़ाई उसका क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है इसकी, देखिए ये OC, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, t बनेगा। क्या बनेगा, t। और चौड़ाई क्या है इसकी, ये। और इधर ऊपर वाली साइड में क्या ले रहे हैं हम, u। तो क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई t गुणा u भी कह सकते हैं हम।
जब हम ग्राफिकली हल करते हैं। अब दूसरा हमारे पास ऊपर है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा में लंब। ठीक है ना, यानी कि एल भी ले लो सीधा, आधार गुणा में लंब लेते हैं। तो आधार क्या है, ये AD, ये तो T में चलेगा, और लंब क्या है BD, ये किस में चलेगा, V में चलेगा। तो अब चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन पर। मान लें किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u ही मानेंगे जब गति के समीकरण लेते हैं, और टाइम t लेते हैं के बाद वेग v हो गया। ठीक है ना, कोई बॉडी मान लो चलती है, शुरू में उसका वेग v है, मतलब 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पर आवर जो भी है वो है, और फिर उसका वेग मान लो 4 के बाद 6 किलोमीटर हो गया पर आवर। तो पहले u था और फिर हो गया v, और मान लो t के समय के बाद हो गया। तो त्वरण की हमने परिभाषा पढ़ी है, क्या है, वेग में परिवर्तन बटे में लगा समय, ये त्वरण की परिभाषा होती है। और वेग में परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग यानी कि v माइनस प्रारंभिक वेग v माइनस u डिवाइड बाई, यानी कि बटे में समय में परिवर्तन कितना आया t, क्योंकि शुरू का टाइम जो समय होता है वो 0 होता है ना, और अंतिम समय क्या होता है t, तो t रह जाएगा हमारे पास। यानी कि a बराबर हमारे पास क्या हो गया, देखिए ध्यान से, a बराबर क्या हो गया, v माइनस u बटे t। ठीक है, इसकी आप आर पार गुणा कर दो, तो नीचे 1 लगा दिया हमने बटे में, तो आर पार जब हम गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, AT क्या हो जाएगा, AT बराबर v माइनस यू। समझ में आ रहा है भैया, AT बराबर v माइनस यू आ गया हमारे पास। तो क्या आया, AT बराबर v माइनस यू आया। ठीक है ना, अब जो ये v u है इसको तो इस साइड ले आओ। ठीक है, इसको इस साइड और AT को इस साइड ले आओ, तो ये क्या जाएगा, v बराबर u प्लस AT भी कर सकते हैं हम। ठीक है ना, v बराबर u प्लस AT कर दो, ये इधर आके प्लस हो जाएगा u प्लस AT। तो ये थी हमारी पहली गति की समीकरण। देखिए ध्यान से इसको कैसे किया, देखिए v माइनस यू बटे t माइनस 0 हो गया ना, क्योंकि अंतिम समय क्या है हमारा t और आरंभिक क्या है 0 हो जाएगा। तो a क्या हो गया, v माइनस यू बटे t, फिर इसने आर पार गुणा कर दी इसकी, तो ये आ गया हमारे पास गति का पहला समीकरण। अब करते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण में हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, ग्राफ में भी हम देखते जाएंगे कैसे। देखिए ये है हमारे पास गति का पहला समीकरण, s बराबर यू टी प्लस में 1/2 AT स्क्वायर। u का मतलब आरंभिक वेग, t का मतलब समय, a का मतलब त्वरण और t का मतलब वही समय, ये पॉइंट। अब ग्राफ के अंदर चलते हैं। देखिए हम टोटल विस्थापन निकालेंगे। ठीक है ना, टोटल विस्थापन मतलब बॉडी ने कितनी दूरी तय की है मिनिमम 2 पॉइंट के बीच की। तो विस्थापन निकालने का मतलब क्या है, जब हम ग्राफ में चलेंगे तो आयत OADC का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ऊपर चलते हैं, देखिए एक बार आपको समझाते हैं। देखिए तो बॉडी ने जो विस्थापन किया है, कितना विस्थापन किया है, क्योंकि बॉडी चल रही है, तो ये यहाँ से मतलब ये जितना एरिया कवर किया उसने बॉडी ने, ठीक है, जितना ये एरिया कवर किया, यानी कि OADC प्लस में जो ये ऊपर ट्रायंगल बन रहा है ये एरिया, ये 2 एरिया उसने कवर किए हैं, तो ये विस्थापन हो गया ना हमारा। तो विस्थापन हम मिनिमम तो जैसे मतलब यहाँ से यहाँ लेंगे, तो ठीक है, तो उसमें हम क्या लेंगे भी, जो नीचे वाला ये है और ऊपर वाला है, यानी कि जो हमारा आयत बन गया OADC और ऊपर वाली जो त्रिभुज बनी है उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो यानी कि आयत OADC का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब हमारे पता है अभी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई हमारी क्या है उसमें OA, क्योंकि हम इस तरह से बना रखे हैं, देखिए वो इस तरह से है, तो OA ऐसे लिया हो ना, तो लंबाई क्या है हमारी OA और चौड़ाई क्या है AD। फिर त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा लंब होता है, 1/2 ये आधार है, ये लंब है BD।
अब हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ओ ए और ए डी, देखिए अब ये देखिए ये ओ ए है, अभी हमने शुरू में समझा था ना, तो ये क्या है, यू है आरंभिक वेग में, ये क्या है यू, ये क्या है यू, और लंबाई या तो टी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे टी, या इधर से ले लो ये भी क्या है टी, क्योंकि हम नीचे जो है टाइम ले रहे हैं, जो इस साइड लाइन जाएंगे वो सारे टी में व्यक्त करेंगे हम। तो अब वहाँ चलते हैं हम, देखिए इसलिए ओ ए के स्थान पे यू आ जाएगा और ए डी के स्थान पे क्या आएगा टी, फिर ऐसे ही 1/2 टी ऐसे है, कैसे बी डी वी माइनस यू, बी डी क्या आएगा वी माइनस यू, क्योंकि वो वेग में परिवर्तन है हमारे, मतलब वेग में परिवर्तन हो गया तो इनकी अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग लेकर हम चलेंगे। देखिए बी डी के पास चलते हैं हम, ये बी डी है, देखिए ये है ना बी डी। ठीक, हम इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको हम निकालेंगे पूरी में से, यानी कि जो हमारी बी सी है इसमें से बी डी घटा दो, क्या करना है हमें, जो बी पॉइंट ऊपर आ दिख रहा है ना बी, और नीचे क्या सी, इस पूरी में से जो नीचे वाली लाइन है ना, देखिए ये वाली, ये घटा देंगे तो v माइनस यू आ जाएगा, क्या आएगा v माइनस यू। क्लियर है ना पॉइंट, पूरी में से, क्योंकि हमारे पास इसकी डायमेंशन नहीं है, पूरी का है और नीचे वाली का है, तो इसलिए बी डी की वैल्यू हमारे पास ये आएगी माइनस यू। ठीक है, अब यू टी 1/2 ए टी, ठीक है, और v माइनस यू क्या है हमारे पास ए टी, अभी हमने जो पहला समीकरण किया उसमें निकाला था v माइनस यू बराबर ए टी, तो यहाँ पे हमने ए टी रख दिया, क्या रख दिया ए टी। अब सिंपल हो गया ये, बस यू टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर, क्योंकि ये एक टी हो गया और एक ये टी हो गया, तो दोनों का स्केयर हो गया हमारे पास। ठीक है ना, तो ये है हमारे पास गति का दूसरा समीकरण। अब चलते हैं तीसरे समीकरण के पास। वेग और स्थिति के लिए जो संबंध होगा वो क्या होगा, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2s। कई बार हम इसको ऐसे लिखते हैं वी स्केयर माइनस यू स्केयर बराबर 2s, इस तरह से भी लिखते हैं कई बार। ठीक है, तो विस्थापन इसमें कुल क्या रहेगा, ओ ए बी सी समलंब का क्षेत्रफल, देखिए ओ ए बी सी, यानी कि पूरा आ गया हमारे पास ओ ए, ये ऊपर बी गया और ये सी, ठीक है, यानी कि यहाँ तक ये ट्रायंगल भी पूरा है हमारे पास, ये भी, और नीचे तक जो गया इसको हम पूरा समलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समलंब। अब एक बात सुनिए, हमारे पास समलंब का फार्मूला क्या होता है, समलंब का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो होता है 1/2 गुणा में समानांतर भुजाओं का योग, गुणा में समानांतर भुजाएं कौन सी हमारी, एक तो ये होगी ओ ए, और ये जो पूरी है ये समानांतर है आपस में, ये क्या है समानांतर है, गुणा में बीच की दूरी, जब बीच की दूरी ये है हमारी ए डी या ओ सी, कोई सी भी लगा सकते हैं हम। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा में समानांतर भुजाओं का योग और गुणा में बीच की दूरी, तो वो वहाँ पर हम यूज करेंगे, याद कर लीजिए फार्मूला, मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए। ये देखिए वही है, समानांतर भुजाओं का योग, ये समानांतर भुजाएं हैं ओ ए और बी सी, इस तरह से हैं दो लंबी वाली, ठीक है, गुणा में ये ओ सी बीच की दूरी है, ये क्या है बीच की दूरी, इस तरह से, तो वो होता है समलंब का क्षेत्रफल, बटे में 2 आ गया हमारे पास। पॉइंट समझ में आ गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, ओ ए और बी सी यू प्लस वी हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 है ये हमारे पास, नीचे दिया है, गुणा में ओ सी, ये क्या हो गया सेमा हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, ये टी कहाँ से आ गया, ये टी का मान है, ये कैसे आया देखिए, अभी जो हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी था ना, पहला समीकरण हमने ये किया था, ठीक, इसको जो है u को इस साइड में लेके आएंगे, तो ये भी हो गया हमारे पास v माइनस यू बराबर ए टी, जैसे मैथ के सवाल करते हैं,
अब ये ए यहाँ से कट के, इसको यहाँ से काट के यहाँ नीचे ले आओ, तो ये बन गया देखिए v माइनस यू बटे में a, v माइनस यू बटे में a। तो अब इसका मतलब एस क्या हो गया, इनकी दूरी। ये अब ये कहाँ से आ गया भाई, देखिए ये क्या है हमारे पास, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी, a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है, पढ़ा है ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि ए की दो माइनस बी की दो बराबर होता है ए जमा बी, ए माइनस बी। समझ में आ गया। आप देखिए ये ए प्लस बी मानो और ये ए माइनस बी, यानी कि क्या हो गया फिर, ए की दो माइनस बी की दो, यानी कि यू की दो माइनस बी की दो हो गया, या यू की वी की दो माइनस यू की दो हो गया, ठीक है। अब बटे में दो ए नीचे है ही है, ठीक। अब क्या करना है अपने, इसकी आर पार गुणा करनी है। तो जब आर पार गुणा करेंगे इसकी और इसकी, तो ये क्या दो एस हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा वी की दो माइनस यू की दो बराबर दो एस, यानी कि इसको हम इस तरह से लिखेंगे वी की दो माइनस यू की दो बराबर दो एस। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये था हमारा समीकरण का तीसरा नियम। अब बात करते हैं एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। देखिए जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो वो गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। नोट कर लीजिए, वृत्तीय गति क्या होती है, जब कोई बॉडी एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसको हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे हमारे जितने भी प्लैनेट हैं वो वृत्तीय गति करते हैं तो उनके वेग में परिवर्तन होता रहता है, एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट है हमारे पास। तो हम बात हमारी एक समान वृत्तीय गति, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु गतिशील हो रही है, यानी कि त्वरित हो रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिणाम जो वो परिमाण है उसको नहीं बदलती, परंतु अपनी गति की दिशा को वो बदल लेती है। देखिए जैसे ये फिगर दिखाया गया हमारे पास, वृत्तीय गति कोई बॉडी है ऐसी इस तरह से गति कर रही है वो, ठीक है। तो ये देखिए u1 गति है, तो ये बार की ओर भी दिखा रहे हैं हम, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, रेडियस हो जाएगा इसका, इनकी त्रिज्या, और ये भी क्या होगी इसकी त्रिज्या, ये r से दिखा रहा है। और दोनों जब दो स्थितियों के बारे में, मान लो पहले a पॉइंट पर थी फिर वो b पॉइंट पर है, तो बीच का एंगल क्या बन गया, थीटा बन गया, दोनों का क्या बन गया, थीटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा वृत्तीय गति का चित्र। और वृत्तीय गति हम किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, किस तरह से परिभाषित करते हैं, देखिए किसी निश्चित बिंदु पर गति की दिशा को उस बिंदु पर स्पर्श रेखा डालकर जाना जाता है। क्या डालेंगे, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब जैसे ये वृत्त है, इसमें स्पर्श रेखा डाल दी हमने। तो इस तरह से देखते हैं, जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ के सापेक्ष समान चाल से गतिशील हो तो इसे समान वृत्तीय गति कहते हैं। वेग विस्तार जो है इस समीकरण के द्वारा दिया जाता है। वेग विस्तार क्या उसका, 2 पाई r बटे में टाइम। तो वेग का हमने क्या देखते हैं अभी, कुल दूरी बटे कुल समय लेते हैं ना। तो कुल दूरी जैसे ये हो गया, क्योंकि वृत्त हो गया ना, तो वृत्त की सरकमफ्रेंस है, यानी कि जो परिधि है वो दूरी होगी। और उसका फार्मूला क्या हमारे पास, 2 पाई r क्या होता है, 2 पाई r बटे में समय। तो फार्मूला हमारे पास वही है, ये क्या आ गया, वेग में आ गया, कोणीय वेग में लेकर चलते हैं, कोण के उसमें। तो ये हो गया 2 पाई r बटे में समय। r क्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या। किसी बंद पथ, जैसे वृत्त हो गया ना, पथ पर एक वस्तु की गति का उदाहरण हम ले सकते हैं जो नीचे दिए गए हैं। किसी एथलीट को एक आयताकार पथ ABCD के अनुदिश दर्शाता है। माना एथलीट पथ सीधे भागों ABCD पर एक समान चाल से दौड़ रहे हैं और अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए कोणों पर वो जो अपनी चाल बदल देता है। जैसे मान लो ये आयत है हमारे पास, ये एथलीट दौड़ रहा है, तो इसको फिर ये इधर मुड़ गया, फिर ये उधर मुड़ गया, फिर ये, यानी कि मतलब अपनी चाल को बार बार बदल रहा है वो। अगर मान लो ये इस तरह से लेंगे, हेक्सागन है हमारे पास 6 भुजाओं वाला, इसमें चल रहा तो यहाँ जाके फिर यहाँ चेंज करता है, फिर यहाँ चेंज करता है, फिर यहाँ चेंज करता है, फिर यहाँ चेंज करता है। ये षटकोणीय पथ हो गया, आयताकार पथ हो गया, वृत्ताकार पथ भी हो सकता है।
और देखिए जैसे ये वृत्ताकार पथ होगा, ये अष्टकोणीय पथ हो जाता है, मतलब बार बार अपनी वो दिशा को बदल रहा है, ठीक है ना। एक समान वृत्तीय गति तो क्या होगी, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ में एक समान गति से विचरण करती है तो ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल में कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि नाम ही क्या होगा, एक समान, तो चाल में बदलाव नहीं होगा, किसी भी तरीके से सेम रहेगी। जैसे हमारे जो ग्रह हैं ना, सारे प्लैनेट है, वो इसी एक समान वृत्तीय गति होती है उनकी, परंतु वेग में लगातार बदलाव आता है, वेग में, क्योंकि वेग की दिशा में परिवर्तन आता है, इसलिए एक समान वृत्तीय गति में त्वरण पाया जाता है। तो याद रखेंगे ना, एक समान जो गति होगी उसमें त्वरण होगा, क्योंकि उसमें जो है बार बार दिशा में परिवर्तन आ रहा है, दिशा में परिवर्तन आएगा तो वेग होगा, क्या होगा, वेग होगा, और वेग होगा तो इसमें हम त्वरण मान के चलेंगे। क्लियर है पॉइंट ये। नेक्स्ट पॉइंट, वेग की दिशा किसी भी वृत्तीय गति में स्पर्श रेखा के समान होती है। ये दिशा देखिए, स्पर्श रेखा के समान होती है। देखिए ये मान लो स्पर्श रेखा है ये, ठीक है, तो ये इसकी दिशा हो जाएगी, यहाँ से लेंगे तो ये इसकी दिशा हो जाएगी। स्पर्श रेखा कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से लेंगे तो ये दिशा हो जाएगी, यहाँ से लेंगे तो ये दिशा हो जाएगी, ठीक है ना। तो वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण, जैसे चंद्रमा में पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार। तो ये है हमारे कुछ उदाहरण। अब देखिए ये कोणीय विस्थापन क्या होता है, एंगुलर। देखिए हमने जो है विस्थापन के बारे में पढ़ा है, वेग के बारे में पढ़ा है, दूरी के बारे में पढ़ा है, चाल के बारे में पढ़ा है। तो हमने वो जो है एक सरल रेखा में पढ़े हैं। पहले किसमें पढ़े, सरल रेखा में, मतलब जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो वहीं हमारा सिस्टम शुरू हो जाता है, सरल रेखीय गति, वेग। लेकिन अब हम क्योंकि वृत्त की बात कर रहे हैं तो साथ में वृत्तीय चलता रहेगा, कोण, क्योंकि हम किसी न किसी एंगल पर गति कर रहे हैं, किसी न किसी एंगल पर गति कर रहे हैं, किसी वस्तु को केंद्र मानकर गति करते हैं, किसी वस्तु को। जैसे मान लो कोई हमारी पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी सूर्य को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, लगभग सभी ग्रह से ही करते हैं। तो सूर्य जो उनका केंद्र बिंदु हो गया। अब मान लो यहाँ बॉडी है हमारे, पहले यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, और फिर यहाँ पे पहुँच गई, तो ये कोण हो जाएगा। तो कोणीय विस्थापन क्या होता है, जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष कण जितने कोण से घूम जाता है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। समझे ना। अभी भाई जैसे मान लो ये बॉडी पहले यहाँ पर थी, ये ठीक है, फिर यहाँ पे आ गई वो, तो यहाँ से यहाँ पे आ गई सर्कुलर पाथ में, केंद्र बिंदु ये है, तो यहाँ से इसके सापेक्ष तो ये कोण होगा, तो विस्थापन कितना होगा, उसको कोणीय विस्थापन बोलेंगे। कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि होती है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है, ठीक है। विस्थापन का मात्रक का मतलब किसी वस्तु को किस तरह से हम मापते हैं। जैसे मीटर, जैसे हमें मान लो मीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हमें लंबाई लेंथ मापनी हो तो मीटर यूज़ करते हैं ना। तो इसीलिए जब कोणीय विस्थापन हम मापेंगे तो उसको रेडियन में मापेंगे। किसमें मापेंगे, रेडियन में मापेंगे। अब कोणीय वेग, तो वही वेलोसिटी, वेग की परिभाषा हमने पढ़ी है, वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर। अब देखिए हमने जो वेग पढ़ा है, वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, हमने पहले ये पढ़ा हुआ है। जो हमारी वेग की डेफिनेशन ये होती है, सिंपल ये होती है, विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे साथ में कोणीय लग गया, क्या लग गया, कोणीय लग गया, तो इसमें हम कोणीय यूज करेंगे। देखिए कोणीय विस्थापन की दर, फिर ये हो जाएगा। तो वृत्तीय मार्ग पर, मार्ग वृत्तीय रहेगा हमारा, करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की दर को उस वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं, और उसको हम लिखते हैं इस तरह से हैं W। कोणीय वेग का जो सिंबल है, संकेत है, वो W होता है। क्या होता है, W। और विस्थापन की दर हम लेंगे, क्योंकि एंगल बदलता है, यहाँ पे क्या बदलेगा, एंगल बदलेगा, इसलिए डेल्टा थीटा बोलेंगे, डिवाइड बाई समय बदला है डेल्टा टी। तो डेल्टा का मतलब क्या लेते हैं, चेंज, बदलाव जब हम करते हैं। तो साइंस में, विज्ञान में, फिजिक्स में हम डेल्टा कब यूज करते हैं, जब हम किसी वस्तु में बदलाव देखते हैं तो डेल्टा। तो इसका मतलब जब एंगल कोण बदला है तो ये बन जाएगा विस्थापन हमारे पास, और जब समय बदलेगा तो डेल्टा टी ले लेंगे, ठीक है ना।
तो हमारे पास जो ये कोणीय वेग है ये एक सदिश राशि है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड होता है और v में यह सूत्र होता है -t यानी कि 1/t। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्या है? रेखीय वेग होता है वृत्त की त्रिज्या गुणा में कोणीय वेग, यहाँ पे गुणा आएगा बीच में, वृत्त की त्रिज्या गुणा में कोणीय वेग। कोणीय वेग और रेखीय वेग में हम संबंध किस तरह से दर्शाएंगे? मान लो यदि घूर्णन गति करते कण का रेखीय वेग v है, रेखीय वेग क्या है? v, और कोणीय वेग w। देखिए रेखीय वेग को सरल रेखा में गति करते हैं तो v यूज करते हैं, और कोणीय में लेंगे तो हम w यूज करेंगे, तो ये सिंबल हो गए दोनों। और कण की स्थिति r हो तब तो v हमारे पास क्या होता है? w गुणा में r, यानी कि v क्या हमारे पास? रेखीय वेग। रेखीय वेग किसके बराबर होता है? w, यानी कि कोणीय वेग गुणा में उसकी स्थिति जहाँ पर भी है वो, या आदिश रूप में हमारे पास क्या हो जाएगा? v = r गुणा में w। ठीक है, याद रखिए फार्मूले को। कोणीय वेग और रेखीय संबंध, कोणीय वेग का उपयोग कम होता है क्योंकि ये तभी लागू होता है जब कोई वस्तु वृत्त या पथ पर गति करती है हमारी, तभी हम इसको यूज करते हैं। कोणीय वेग को सामान्यतः w से लिया जाता है, जैसे कि हमने अभी फार्मूला यूज किया है। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं कोणीय वेग। माना कोई पिंड किसी वृत्त या पथ घूर्णन गति पर है, यदि पिंड t समय में थीटा कोणीय विस्थापन तय करता है तो उस पिंड का कोणीय वेग का मान इस सूत्र के द्वारा भी दिया जाता है, यानी कि w बराबर कोणीय विस्थापन बटे में समय। अभी किया है वही सेम फार्मूला हमारे पास। ये देखिए w क्या होता है? थीटा बटे t, थीटा बटे t। ये देखिए हमने अभी किया था, ये देखिए सेम फार्मूला ये हमारा। क्लियर है ना? कोई बदलाव नहीं है, थोड़ा सिंबल में फ़र्क आ जाता है। अब देखिए हम किस तरह से एंगुलर, देखिए जब मान लो एक बॉडी सीधी रेखा में चलती है तो लीनियर यानी कि रेखीय, लीनियर का मतलब क्या होता है? रेखीय। उसमें हम क्या लेते हैं? डिस्टेंस बटे टाइम, यानी कि दूरी बटे समय लेते हैं। लीनियर यानी कि रेखीय वेग दूरी बटे समय, और किस में जाता है? वो सरल रेखा में जाता है। और जब एंगुलर लेंगे तो वो फिर वृत्त में आ जाएगा। देखिए देखिए इस तरह से वृत्त में आ जाएगा। तो ये वृत्त हमारे पास, ये क्या है? त्रिज्या है। ये भी क्या है? त्रिज्या है। ये क्या हो गया हमारे पास? एंगुलर स्पीड। क्या हो जाएगी? एंगुलर स्पीड ओमेगा। और लीनियर स्पीड v होती है, ये लीनियर में आ जाएगी। तो v = ω/r। तो यानी कि जब हम लीनियर एंगुलर में लेंगे वेलोसिटी तो एंगल लेंगे बटे में टाइम। उसमें क्या लिया था? डिस्टेंस लिया था। उसमें क्या लिया था? डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस बटे टाइम था, अब क्या गया? एंगल बटे टाइम। ये फ़र्क है लीनियर और एंगुलर में बस। जब आप एंगुलर की बात करते हैं तो कोण की बात चलेगी, लीनियर की बात करते हैं तब कोण नहीं होता, हम सरल रेखा में डिस्टेंस लेकर चलते हैं। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, गति के समीकरण। आशा है कि आप लोगों ने समझा होगा। तो वीडियो को आप जो है पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद एक बार वीडियो को देखने में दोबारा फिर वीडियो आपने देखना है और फिर आपने इसके नोट्स बनाने हैं, जो हमने वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते जाइए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।